नमस्ते, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं thelallanTop.com। दी लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा इस समय औरंगाबाद में है। हम इस वक्त औरंगाबाद के देव मंदिर के सामने खड़े हैं। देव मंदिर औरंगाबाद का वो मंदिर है जहां पे छठ की सबसे ज़्यादा धूम होती है। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है और 11 अप्रैल को ही छठ का पहला अर्घ्य है। हम यहाँ स्थानीय लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जब 11 अप्रैल को पूरे देश में छठ मनाई जा रही होगी तो ये लोग वोटिंग करने जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कितना असर पड़ेगा, क्योंकि इनके घर में छठ का भी त्यौहार चल रहा होगा और उसी दिन लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा त्यौहार है वोटिंग का दिन वो भी चल रहा होगा। इनके जीवन में दोनों चीज़ें कितना असर डालेंगी, इसी की बातचीत करने के लिए हम आज यहाँ पे हैं। हम यहाँ बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम सरजू यादव है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ इस क्षेत्र का। और यह हम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ की जनता के माध्यम से आप लोगों को स्वागत हम लोग करते हैं कि दो पर्व में आप लोग हम लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। एक लोकतंत्र का महापर्व जो 11 अप्रैल को होने वाली है, और दूसरी जो है कि हम लोग का ऐतिहासिक जो है भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाली और बिहार की जन्मदात्री छठ पर्व जो महान पर्व है, जो देव से ही शुरुआत होती है, तो इसके लिए हम लोग स्वागत करते हैं। रही बात कि जो है उस दिन दोनों पर्व का संयोग है, संगम है, तो इसमें लोगों में उत्साह है कि एक हमारी भारतीय संस्कृति भी बचे। जो भारतीय संस्कृति में तरह तरह के पर्व त्यौहार आते हैं जिसमें सब दुख भुला करके यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक होकर करके बाहर से आए हुए तीर्थयात्रियों को स्वागत करते हैं और उनकी भरपूर सहयोग करते हैं। और यहाँ पर कोने कोने में, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ कम से कम देखते हैं कि 10 किलोमीटर के अंदर में पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर मिला करके सर्वत्र जो है कि तीर्थयात्री ही दिखाई पड़ते हैं, पूजन करने वाले लोग आते हैं। रही बात कि यहाँ आपसी सद्भाव लोगों में बहुत ज़्यादा है, इस तरह कटुता की भावना यहाँ हिंदू मुस्लिम में नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण है कि यहाँ जो है कि अनेक वर्षों से यह पर्व त्यौहार होते आ रहा है और एक मिसाल पेश किया गया है। दूसरी बात है कि लोकतंत्र का महापर्व जो 11 अप्रैल को है, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि सबसे पहले मतदान करना है और इसके बाद हम लोग मतदान करके इसके बाद जो हम लोग जलपान करें। और बहुत उत्साह है, गजब की उत्साह है। और जो हमारी संस्कृति की रक्षा करता है, जो हमारी भारत देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक स्थान दिया है, उस नेतृत्व के प्रति जो है लोगों का अगाध श्रद्धा है और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और मतदान करेंगे। और इसका असर है कि यहाँ अभी बहुत ज़ोर से मोदी जी की हवा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मतदान करेंगे। चाचा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप इन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उसी दिन उनको वोट भी डालना होगा और उसी दिन उन्हें शाम को अर्घ्य भी देना होगा। क्या लगता है आपको कितना असर पड़ेगा? मैंने चुनाव से छठ पर्व पर तो असर पड़ेगा ही। हो सकता है कि बहुत से लोग छठ पर्व को टाल दें कि अगर न करके हम कार्तिक महीना में करें, लेकिन चुनाव को लोग नहीं टालेंगे। चुनाव में अपना मत लोग देंगे ही। और अब जो आगे कुछ पूछिए तो। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि छठ जो है साल में 2 बार होता है, एक चैत्र महीने में होता है, एक कार्तिक महीने में होता है, और बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ है। पहले दिन उसी की वोटिंग है और चूंकि देव के बारे में ये खास तौर से मान्यता है कि यहाँ पे आसपास के ज़िलों से भी लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है भैया कि इसका कुछ असर पड़ेगा? जी भैया, जैसा कि हमारा जो देव क्षेत्र है ये छठ के मामला, छठ के लिए सबसे पवित्र जगह है और छठ के दिनों में यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद रहते हैं। लेकिन हमें इस छठ के पर्व रहते छठ के पर्व के कर्म में ही हमारे गांव में भी बहुत छठ हो रहा है, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं को इतना उत्साह है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि वो वहाँ जाएंगे और वोटिंग करके ही छठ का त्यौहार के लिए शाम में यहाँ अर्घ देंगे। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो हमारा बिहार झारखंड का मुद्दा था डैम वाला, वो डैम में जो उत्तर कोल का जो डैम था, डैम का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शिलान्यास किया, उससे हमारे बिहार में इस तरह का जोश भरा कि यहाँ पे कार्यकर्ता या फिर आम जनता ये चीज़ जान रही है कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय सांसद सुशील बाबू ने मेहनत किया तो उन्हें मंजूरी मिलना चाहिए, न कि उनका मंजूरी छठ के चलते नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग गरीब गुरबा हैं, काम अगर जो किया उसे मंजूरी हम देंगे और पूरे उत्साह के साथ हम वोटिंग करेंगे। चलिए, आपने सुशील बाबू, एक मिनट, जो आपने सुशील सिंह की बात की कि उन्होंने मेहनत की और उसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे एक
बांध का शिलान्यास किया। आपको ये नहीं लगता है कि सुशील सिंह पिछले 10 साल से सांसद हैं और पिछले 5 सालों में अगर उन्होंने कोशिश की होती तो जो इस वक्त शिलान्यास हुआ है इस वक्त उसका उद्घाटन होना चाहिए था? जी, माननीय सांसद सुशील बाबू जब से संसद भवन में पहुंचे तब से इस कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि यहाँ पहले से अगर इतिहास उठाया जाए तो यहाँ कांग्रेस की सरकार यहाँ पे राज कर रही थी। कांग्रेस की सरकार में यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ था। अगर कोई भी चौकीदार आएगा तो पहले गांव का चौकन्ना करेगा, उसके बाद ही मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि कांग्रेस के शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ था, ठीक है। मान लेता हूं कि 2009 में जब सुशील सिंह जीते थे उस समय यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, काम नहीं करने दिया गया होगा। लेकिन 2014 से 2019 तक सुशील सिंह सांसद रहे हैं औरंगाबाद के और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं। आप मुझे 5 ऐसा बड़ा काम बताइए देव के इलाके का कि जो उन्होंने सुशील सिंह ने पिछले 5 साल में किया हो। जैसा कि मैं आपको पहला काम बता दूं कि हमारे अनंतपुरी कांवा बीघा जो कुंडा रोड है और उधर से होते हुए इस रोड सुही मल्हारा होते हुए जो रोड निकलती है सीधे हरिहरगंज की ओर जाएगी, वो रोड आज़ादी के बाद से उस पर कोई ध्यान ही नहीं था। माननीय सांसद के नेतृत्व में रोड का चौड़ीकरण हुआ। उसके बाद हमारा खुद गांव है इस रोड के पास 3 नदी है, तीनों नदी आज तक आज़ादी के बाद बना ही नहीं। एक बार माननीय सांसद के पिताजी लुटन बाबू जब बने थे तो एक पुल का निर्माण हुआ था, बाकी शेष पुल अभी वैसे का वैसे ही था। तो फिर माननीय सुशील बाबू जब जीते तो उसके आवाज़ बराबर उठाते रहे। अभी दोनों पुल में हमारा काम लगा हुआ है, हमारा रोड चौड़ीकरण हुआ। उसके बाद फिर हम अगर आपको जोड़ा है तो दूसरा काम कि इस रोड का रामबा से जो मदनपुर निकलेगी रोड, इसका भी काम माननीय सांसद ने सदन में उठाया और इस कार्य को भी किया। अगर मैं तीसरा काम जोड़ाऊँ आपको तो गरीबी क्षेत्र में एक चीज़ और इन्होंने कहा कि ये पुल बनना शुरू हो गया। आपको ये नहीं लगता है कि पिछले 5 साल में वो पुल अभी बनना जो शुरू हुआ है वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए था क्या? अभी तो शुरू हुआ ही नहीं है, ये तो बेकार के बोल रहे हैं शुरू हुआ है काम। देखिए ना, अगर पूरे बिहार में सांसद के नाम पर माना जाए तो सुशील कुमार सिंह 0 पर आउट हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, 0 पर आउट हैं। सुशील सिंह के सांसद रहते औरंगाबाद के विकास न के बराबर हुआ है और इनको बदलने के लिए पूरे औरंगाबाद पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के एक मतदाता मन बना लिए है कि ऐसा निकम्मा सांसद हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि सुशील सिंह ने कोई काम नहीं किया? क्या आपको ये लगता है कि पिछली बार जब निखिल सिंह थे 2004 में उन्होंने कुछ काम किया था? उन्होंने शैक्षणिक तरीका को जो शिक्षा के बाद था नवीनगर में थर्मल पावर का अगर बुनियाद शुरू किए हैं तो निखिल कुमार किए हैं। सिन्हा कॉलेज में बीएड का जो शिक्षा का समुचित व्यवस्था क्या हो, सुनिए, जो शिक्षा सिन्हा कॉलेज में बीएड का जो शिक्षा का व्यवस्था हुआ, हमारे यहाँ बेटा बेटियां को पढ़ने में जो काफ़ी परेशानी होती थी वो निखिल कुमार का देन है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस चुनाव में, आपको क्या लगता है क्या मोदी, अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनका कोई 2 बड़ा अच्छा काम बताइए जो आपको अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी का कोई काम नहीं आता है, सिर्फ जुमलेबाज में बहुत आगे हैं। और एक हम इसके लिए हम संगीत सुना देते हैं सर। चलिए ठीक है, हाँ सुनाइए। कि अब की वोट न दे भाई मोदी जुमले बाज के और नीतीश पलटी बाज के ना। अब की वोट न दे भाई मोदी पूंजीवाद के और नीतीश धोखाबाज के ना। नाम है नीतीश नरेंद्र मोदी, काम है दोनों के गरीब विरोधी, दोनों दुश्मन हथी गरीब के औलाद के, मोदी पूंजीवाद के। साथे हथी राम विलास पासवान, जिनका दलित मनलक भगवान। साथे हथ राम विलास पासवान, जिनका दलित मनलक भगवान। बाकी उ दलित समझलन पारस चिराग के और बेटियों न दमाद के ना। अब की वोट न दे भाई मोदी जुमले बाज के और नीतीश पलटी बाज के ना। चलिए, तो ये इन्होंने गाना गा के ये बताया है कि ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को वोट क्यों नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छे काम किए हैं। ये बताइए क्या लगता है आपको 2019 के चुनाव में क्या होगा? बिल्कुल मोदी आएंगे, मोदी आएंगे जी। मोदी जी की 5 कोई बड़े
योजनाएं बताइए। देखिए, अब योजनाएं जो है सारा आपके सामने है, समाज के सामने है, देश के सामने है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बस जिसने एक ही चीज मैं संदेश देना चाहता हूँ एक मिनट माइक मत पकड़िए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 5 ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी योजनाएं जिन्होंने आप पे सबसे ज्यादा असर किया, मैं ये जानना देखिए, असर करने की बात नहीं है जनाब। हमारा जो भारत जो पहले था और जो आज भारत आज है, आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। आसमान और ज़मीन का क्या सिस्टम होना चाहिए बताना नहीं। किन किन उपलब्धियों को मैं गिनवाऊं आपका? नहीं, किन किन उपलब्धियों को, बस एक ही चीज़ मैं बताना चाहता हूं, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। जला दो जितना जलाना है सोने को, उसकी कीमत कम नहीं होती। नरेंद्र मोदी सोना है और वो खरा ही रहेगा, कितना भी विरोध हो जाए। और मैं इसके माध्यम से आपको कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस छोटा बात। ठीक है। नहीं, नारा की बात नहीं है, जो हकीकत है मैंने आपको बोला। अब अपना ओपिनियन लीजिए। चलिए ठीक है। इन्होंने कहा कि सोने की कीमत कम नहीं होती। हमारे 1 मिनट हम आएंगे भैया, छोड़ के नहीं जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ देव की मुखिया हैं, हम जरा जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि यहाँ पे कैसा कैसा क्या काम हुआ है। मुखिया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा देवी चंद्रवंशी। क्या नाम है? उमा देवी चंद्रवंशी। उमा देवी चंद्रवंशी जी, क्या लगता है आपको कि देव में कितना विकास हुआ है पिछले 10 सालों में? जितना देव एक धर्म स्थल है और धर्म स्थल के नाम पर भी यहाँ विकास नहीं हुआ है। जिस तरह यहाँ के नली गली जनता में आक्रोश देख रहे हैं, विकास होता तो आज ऐसा नौबत नहीं आती। सुशील सिंह पिछले 10 साल से सांसद हैं, ठीक है। 5 साल तब रहे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल तब रहे जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आपको क्या लगता है सुशील सिंह के 2-3 ऐसे अच्छे काम जिसको आप गिनवा सकें? सुशील सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी का कुछ नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन जितना विकास होना चाहिए, जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए, विकास नहीं हो पाया। तो जनता बहुत सुशील सिंह अच्छे आदमी हैं, लेकिन अपेक्षित विकास जो होना चाहिए था, जितना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। कुछ तो हुआ? नहीं हुआ। कुछ तो हुआ? हाँ, कुछ तो करना ही है ना, सांसद हैं तो कुछ तो सांसद हैं, कुछ तो करना है, तो उन्होंने कुछ किया। क्या किया है? जैसे एक तो पोखरा उड़ाही करवा दिए देव में, जो कि जरूरत ही नहीं था। पोखरे की जरूरत नहीं थी और उन्होंने पोखरा बनवा दिए। एक पाइप बिछा, जो पाइप बिछा दिए, करोड़ों रुपया खर्च हुआ, उसकी जरूरत नहीं थी। तो पैसा, जरूरत किस चीज़ की थी? जरूरत है यहाँ नाली का, गली का, धर्मशाला का, शौचालय का, जो यहाँ लाखों लाख की भीड़ होती है, वो तो यहाँ किए नहीं। रोजगारी भारत में देख रहे हैं 22 लाख की वैकेंसी खाली है, लेकिन मोदी जी के द्वारा वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। एक चीज़ और समझिए कि एक सांसद की जिम्मेदारी नौकरी नहीं दे सकता सांसद ना। केंद्र सरकार नौकरी देती है, राज्य सरकार नौकरी जनरेट करती है। कोई एक सांसद नौकरी जनरेट नहीं कर सकता। आज बताइए कि जब यूपीए की सरकार थी तो एक व्यक्ति पे 1035 पैसा कर्ज थी। आज 25,252 रुपये एक व्यक्ति पर कर्ज है। तो क्या भारत में विकास हुआ? ये आंकड़ा कहाँ से मिला आपको? कहाँ से देख सकते हैं नेट में? नहीं, कहाँ से? कौन सा आंकड़ा है? हम राजनीति 15 साल से करते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी का। आप कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। आपको ये जो आप कर्ज गिना रही हैं कि एक कांग्रेस के ज़माने में 1,000 कुछ रुपए कर्ज था और बीजेपी के ज़माने में 35,000 रुपये कर्ज है। ये कर्ज कैसे? 25,000 रुपये, 25,200 रुपये, ये कैसा कर्ज है? क्या लगता है आपको? जनता पे हर पर हेड पर है। जो आज नोटबंदी हुआ और जो नोटबंदी में आंकड़ा गिरा, वो तो जनता पर न पड़ा। चलिए, नोटबंदी में आंकड़ा गिरा, लेकिन जैसे हम कर्ज की बात करते हैं, फिलहाल कर्ज की बात कर रहे हैं, कैसे आपको लगता है कि ये कांग्रेस के ज़माने में 1,000 रुपये कर्ज था और अभी 25,200 रुपये हो गया? कैसे नहीं जानते? आप भी देख सकते हैं, नेट बता रहे, रिकॉर्ड है। किसका कर्ज है? किसका, कहाँ का है? जितना जो ये नीरव मोदी और कौन कौन पैसा ले लेके चल गए, किसका पैसा ले गए? एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए 50,000 रुपया लोन नहीं मिलता है, और नीरव मोदी को करोड़ों रुपया कैसे मिल गया बिना मिनिस्टर के साइन का? फाइनेंशियल मिनिस्टर है ना जी। लेकिन मोदी कैसे चले गए? लेकिन चुनाव में वापस ले आए। 1 मिनट और सुन लीजिए। लेकिन भाजपा ये कहती है कि नीरव मोदी को जो भी पैसे मिले थे वो 2009 से 2014 के बीच मिले थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी या वित्त मंत्री अरुण जेटली बार बार यही आरोप लगाते हैं कि उस वक्त गलत तरीके से चेक साइन किए गए, जिसकी वजह से नीरव मोदी बार बार पैसे निकालता रहा, और जब वो लगा कि वो पैसे नहीं दे पाएगा तो वो भाग गया। तो 14 से अभी तक लाए नहीं। अभी चुनाव में क्यों वापस बुला के ले आए? भागा तो 2018 में, अब आ रहा है, प्रत्यर्पण तो हो रहा है। नहीं,
सुनिए, ए बाबू, कंस से कृष्ण, सुनिए, क से कंस और क से कृष्ण, च से चौकीदार और च से चोर। तो यहाँ तो चोर चोर मौसेरा भाई हैं, जनता को बरगलाया जा रहा है। चलिए ये यूनिवर्सिटी के बात हम कर रहे हैं कि कितने बच्चों को जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, आप मगध यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं। मैं आज मगध यूनिवर्सिटी होके आया हूँ। अभी जो मेरी बात सुन लीजिए। मगध यूनिवर्सिटी पहले तो राज्य सरकार का विषय है, केंद्र सरकार का विषय नहीं है, तो नीतीश कुमार का है। दूसरी चीज, वो किसी सांसद के अंतर्गत नहीं आता है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। और तीसरी चीज़, मगध यूनिवर्सिटी में जो एफिलेशन का मुद्दा है, जो 90,000 छात्रों का रिजल्ट रुका हुआ है, वो पटना हाई कोर्ट के आदेश से रुका हुआ है, न कि किसी राज्य सरकार के आदेश से रुका हुआ है। ठीक है, देखिए राजनीति में शिक्षा नहीं है, राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप फैक्ट रखिए, फैक्ट दुरुस्त रखिए, बस और कुछ नहीं। पहले रिजल्ट हुआ 10+2 का हुआ ना जी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे लोग ना खुश हुए, माता पिता भी खुश हुए, क्षणिक खुश। जिनकी भर उनका जिनके अंधेरे में चल गया, 97% रिजल्ट हुआ। 34% जिसको कुछ नहीं आता है वो भी फर्स्ट डिवीजन हुआ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए। हम ही लोग बेवकूफ है दुनिया। क्षणिक सुख के लिए कि हमारे बच्चे गार्जियन खुश हो गए, उनकी जिंदगी कितने अंधकार में ले गया वो सोच रहे हैं। ये किसकी देन है? क्या शिक्षा मंत्री का यही रिस्पॉन्स है कि बच्चों लोग को एकदम 97% दे दें, बच्चों लोग को आए चाहे नहीं आए, ताकि वो पढ़ने का प्रयास ही न करे? चलिए, इतनी देर से आप आरोप सुन रहे थे, ये बताइए क्या जवाब देंगे आप? एक तरफ मजबूर सरकार है और एक तरफ मजबूत सरकार है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार सेना के पराक्रम पर सबूत मांगती है और दूसरे तरफ उनके विरोध में एक तरफ विरोध में उन लोगों का मैनिफेस्टो लागू करती है कि मेरी सरकार बनेगी, सेना को कमज़ोर कर देंगे, सेना को वहाँ से हटा देंगे, धारा 370 को ख़त्म नहीं करेंगे, ऐसी सरकार है। दूसरी तरफ आयुष्मान योजना के तहत कितने लोगों को, कितने गरीब को फायदा हुआ? कितने नीरव मोदी को फायदा थोड़ी होता है, इससे तो गरीब आदमी को फायदा होता है। जो चूल्हा मिलता है, गैस सिलेंडर मिलता है, वो गरीब आदमी को फायदा होता है, ना कि किसी पूंजीपतियों को। बराबर आरोप लगाया जाता है कांग्रेस की तरफ से कि पूंजीपतियों की सरकार है। मुझे बताइए कि जितने भी धरातल पे काम होता है, क्या पूंजीपतियों के लिए होता है कि गरीब आदमी के लिए होता है? चलिए, एक चीज़ और बात करते हैं आपसे। आपने अभी कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में धारा 370 हटाने की बात नहीं कही है। आपने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सेना को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि जब कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय जिंदा थे, जब उस समय मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ये एजेंडा था कि धारा 370 नहीं हटेगी। और जो अफस्पा की बात कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि आप सेना कमज़ोर करने की बात की जा रही है, तो नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि इस समय जब वक्त आएगा तब उसको धीरे धीरे करके हटा लिया जाएगा। कांग्रेस भी तो वही बात कह रही है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अभी जो देश का माहौल है, देश में आतंकवाद ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इस मकसद में सेना को कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस चाल चल रही है, जिसमें सेना वहां से नहीं हटानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि 26/11 के मुद्दे पर एक मिनट क्यों नहीं सेना का पराक्रम पाकिस्तान में कर लिए? सुन तो लीजिए। आप कह रहे हैं कि कश्मीर सेना को कमज़ोर किया जाए। एक मिनट, सेना को कमज़ोर किया जा रहा है, कहाँ सेना को कमज़ोर किया जा रहा है? मोदी जी भी तो वही बात कह रहे थे कि 370 नहीं हटाएंगे। मैनिफेस्टो में अब क्या फर्क पड़ता है ये बताइए? जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा था पीडीपी के साथ लड़के, तो कहा था कि 370 नहीं हटाएंगे। अब वही बात कांग्रेस कह रही है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? देश का माहौल बदल चुका है, देश के युवा जाग चुके हैं। जब मोदी जी को लगा कि मैंने जो सरकार थी जम्मू कश्मीर में बनाई थी और सरकार ठीक नहीं चल रही थी, तो उन्होंने वहाँ सरकार तोड़ दिया, गठबंधन छोड़ दिया। ये तो कोई जबरदस्ती। एक मिनट, ये बताइए, जब मोदी जी को लगेगा कि 370 नहीं हटानी चाहिए तो नहीं हटाएंगे, और जब मन करेगा हटानी चाहिए तो हटाएंगे। देश का माहौल के अनुसार प्रधानमंत्री को चलना पड़ता है। प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री को चलना पड़ता है। जो अगली पार्टी, सुरक्षा प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब जम्मू कश्मीर के लिए घोषणा पत्र लेके आती है तो कहती है 370 नहीं हटाएंगे। जब कांग्रेस कहती है कि 370 नहीं हटाएंगे, तो क्यों दिक्कत होती है आखिर देश? भैया, मैं एक चीज़ को आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक मिनट भैया, मैं एक चीज़ को मैं एक चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये चुनाव में बिहार के सब गठबंधन एक तरफ मिलकर लड़ रही है। उनका मुद्दा है कि गरीब के बेटा के भगाओ,
चाय वाला के बेटा के भगाओ। हम कह रहे हैं एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं गठबंधन जी। और दूसरी तरफ दूसरी तरफ भी 3 पार्टियां हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। एक तरफ परिवार हाँ, सुनिए ना भैया, एक मिनट, अरे भाई साहब हम भी सवाल रख रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, दूसरी उसके साथ जनता दल यूनाइटेड है और तीसरी पार्टी लोजपा है। 3 पार्टियां एक तरफ हैं भैया मैं एक मिनट, दूसरी तरफ कांग्रेस है, रालोसपा है, ठीक है, और राजद है और हम देखिए हैं, भैया, VIP है। 5 से क्या फर्क हम पड़ता इसका है? जवाब मैं आपको भैया ये बता देना चाहते हैं कि जब हमारा विधानसभा चुनाव हुआ था या लोकसभा चुनाव हुआ था तो माननीय लालू जी या नीतीश जी जो दोनों साथ में लड़े थे, लेकिन नीतीश जी का ईमानदारी हो गया तो नीतीश जी पलटू राम हो गए हैं। नीतीश जी ईमानदार हो गए तो पलटू राम हो गए। और दूसरा चीज भैया जब मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब तो वो ईमानदार थे, लेकिन जब मांझी जी को लूट कांड में पकड़ा गया तो मांझियों जी बगावत कर दिया और चाचा पलटू राम हो गए। बचाने का गठबंधन है और एक तरफ परिवार को बचाने का गठबंधन है।